ठीक है। आप सभी का नमस्कार। आज 11 मई 2026 को डाइट संस्थान को विभागीय आदेश अनुसार पुस्तकालय संवर्धन एवं विद्यार्थी परिषद के संबंध में एक वर्चुअल प्रशिक्षण वेबिनार कराने हेतु विभाग द्वारा आदेशित किया गया था। इस हेतु आज के हमारे जो आयाम रहेंगे, जिसमें हमारे मेहमान हैं जो हमारे आए हुए हैं कोटा से, शिक्षा विभाग व सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस टाटा ट्रस्ट के श्री राकेश जी पवार, जो हमारे समक्ष ही बैठे हैं। साथ ही में श्रीमती अंजू चौरसिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर से पुस्तकालय अध्यक्ष। किस प्रकार पुस्तकालय संवर्धन विद्यालयों में किया जाता है जिससे बच्चों को पुस्तकालय का सर्वश्रेष्ठ व अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं राकेश जी पवार, ये सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस टाटा ट्रस्ट से मिलकर हमारे जिले में नहीं अपितु राजस्थान के कई जिलों में विद्यालयों में संस्था प्रधानों से एवं कई कार्यालयों में जाकर ये बच्चों को बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें पुस्तकालय का सर्वश्रेष्ठ संवर्धन किया जा सके, जिससे हम बच्चों को जो अध्ययन का हमारा मूल बिंदु है पुस्तकालय और पाठ्य पुस्तकें, साहित्यिक पुस्तकें, उनसे अधिक लाभ प्राप्त करा सके। अब आगे हम हमारे प्रशिक्षण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे सेंटर फॉर एक्सीलेंस से आए हुए राकेश जी पवार आगे आपको प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू करेंगे। नमस्ते। सभी को नमस्कार। जो भी झालावाड़ के विभिन्न विद्यालयों से पीओ साहिबान जुड़े हैं, उनका डाइट परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन पुस्तकालय प्रशिक्षण में। मेरे साथ मधु मैडम जुड़े हुए हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष अंजू मैम सॉरी, और मेरे साथ जो हैं मेरे सहयोगी हैं पवन सुथार। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 6 वर्षों से हम लोग झालावाड़ के 101 विद्यालयों के साथ जुड़ के पुस्तकालय का कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इस राजस्थान स्कूल पुस्तकालय संवर्धन परियोजना जो है, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं विद्यालय स्तर पे जो लाइब्रेरीज है उनका संवर्धन हम लोग मिलके कैसे करें, कैसे उन्हें हम लोग एक्टिव करें, और कैसे कहीं ना कहीं हम लोग विद्यालय में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ने के अवसर हम लोग दे सकें, और कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है विद्यालय स्तर पे उन पे उनका उपयोग करते हुए हम लोग कैसे कहीं ना कहीं एक अच्छे से पुस्तकालय को मिलके कहीं ना कहीं संचालित कर पाए, उस ओर कहीं ना कहीं हम लोग कदम बढ़ाते हुए पिछले 6 वर्षों से झालावाड़ के 101 विद्यालयों के साथ काम कर रहे हैं। इन 101 विद्यालयों में अब तक हमारे द्वारा 5 मॉडल पुस्तकालय और 1 मॉडल कक्षा कक्ष पुस्तकालय जो है उनको तैयार कहीं ना कहीं आपके इन 101 विद्यालयों में किया जा चुका है। एक एकलेरा ब्लॉक में जीएसएस बोरखेड़ी गुजरान जो विद्यालय है उसमें हम लोगों ने एक मॉडल लाइब्रेरी बनाया है। साथ ही बकानी ब्लॉक में हम लोगों ने जीएसएस रेमपला जो है उसमें हम लोगों ने एक मॉडल लाइब्रेरी बनाया है। साथ ही झालरापाटन में हमारे पास 3 मॉडल लाइब्रेरीज हैं, जिसमें जीयूपीएस खंडिया और एक मॉडल लाइब्रेरी जीएसएस गागरोन जो है, वहाँ पे हम लोगों ने मॉडल लाइब्रेरी बनाया है। और साथ ही एक जीयूपीएस वृंदावन जो झालरापाटन ब्लॉक का ही एक विद्यालय है, वहाँ पे हम लोगों ने मॉडल क्लासरूम लाइब्रेरी बना के कहीं ना कहीं एक मॉडल स्थापित करने का कोशिश किया, ताकि वहाँ से कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की और सारी चीज़ें जो टीचर्स के द्वारा की जा रही है वो कहीं ना कहीं अन्य विद्यालयों तक भी एक्सप्रेड हो। साथ ही आप देख पा रहे हैं चर्चा की शुरुआत में डाइट के माध्यम से और हमारा परियोजना
में जो 101 विद्यालय जुड़े हुए हैं उनके कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं जो हम लोगों ने कैप्चर किए हैं, जो आप ही के द्वारा विद्यालय में जो भी पुस्तकालय की गतिविधियां हुई हैं उनके माध्यम से जो हम तक पहुंचे हैं, उनका एक छोटा सा हम लोगों ने पीपीटी और स्लाइड शो जैसा कुछ बनाया है, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला जो चित्र है उसमें आप देख रहे होंगे कि ये मॉडल लाइब्रेरी गागरोन जो है झालरापाटन का, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं अपनी पसंद की किताब चुन के पढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया हमेशा जो है वहाँ पे हर शनिवार को टीचर्स के द्वारा करवाई जाती है। दूसरा ही इसका एक पार्ट आप देखेंगे कि आज की जो चर्चा हम लोगों की रहेगी एसएलसी को लेकर, कि एसएलसी क्यों बनाई जाती है, एसएलसी बनाने से क्या विद्यालय के पुस्तकालय में मदद मिलेगी, पुस्तकालय संचालन में, पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय प्रभारी शिक्षक को। तो उसमें से आप देखिए स्वरूप, एक छोटी सी बालिका जो है कहीं ना कहीं पुस्तक अवदान रजिस्टर के अंदर अपने हाथों से अपने सहयोगी को पुस्तक इशू करके दे रही है। तो ये भी स्किल कहीं ना कहीं बच्चों में इस दौरान करते हुए बच्चे सीखते हैं। पास ही जो फोटो है उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों के माता पिता भी कहीं ना कहीं विद्यालय में आके अपनी पसंद की किताबें ले रहे हैं, पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं और वापस जमा भी करवा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे तो विद्यालय का लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं विद्यालय से पुस्तकालय की किताब के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। ये एक फोटो जो हमें प्राप्त हुई है, ये देवकादर जो विद्यालय है जीयूपीएस अकलेरा ब्लॉक का, जहाँ पे टीचर्स ने अपने एक अलग से लाइब्रेरी के रूप में जो भी उनके पास संसाधन थे उसमें एक सेपरेट लाइब्रेरी रूम में ये लाइब्रेरी डेवलप करी है, जिसमें बच्चे अपनी पसंद की किताब चुन रहे हैं और पढ़ने के लिए ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमारे सामने स्वरूप है कि टीचर्स किस लगन और मेहनत और उत्साह के साथ विद्यालय की लाइब्रेरी में काम करते हुए और बच्चों को ये स्वतंत्रता देने में मदद कर रहे हैं। ये सेम उसी विद्यालय का एक और फोटो है जहाँ पे बच्चों के पुस्तक लेन देन रजिस्टर जो है कहाँ रखना है उसको सुव्यवस्थित कहीं ना कहीं कर रखा है। कविताओं का एक कोना उन्होंने बना रखा है, कुछ किताबों को उन्होंने क्रम से जमा रखा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि किताबें बच्चों की हाइट के अंदर आपको दिखेगी। अगर छोटे हाइट का भी अगर बच्चा होगा तो वो आराम से उस किताब को ले सकता है और वापस रख सकता है। तो टीचर्स ने बहुत ही सलीके के साथ और बच्चों के स्तर और उनकी ऊंचाई को देखते हुए भी कहीं ना कहीं किताबों को डिस्प्ले कर रखा है। ये दो फोटो आप इसमें देख पा रहे हैं। इसमें एक तो जूना पानी जो विद्यालय है हमारा जीयूपीएस कलमंडी कला पीओस का, तो वहाँ का एक विद्यालय है जहाँ पे ओपन स्पेस के अंदर, जहाँ एक दीवार, हालांकि जगह का कमी है उनके स्कूल में, लेकिन जो किताबों के बंडल और जो पैकेट है उनको दीवार के सहारे लटका के भी बच्चों को कहीं ना कहीं किताबें पढ़ने के लिए वो स्पेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और एक यही हमारा ठुंगनी जो विद्यालय है ये झालरापाटन ब्लॉक का है, वहाँ पे जो जयश्री मैम है उनके सहयोग से बहुत ही सुंदर जो है एक लाइब्रेरी का कोना डेवलप किया गया है। और बच्चे कहीं ना कहीं जब जब उनको समय मिलता है, जब जब उनका कालांश निर्धारित होता है, बच्चे वहाँ आके पढ़ रहे होते हैं। ये अभी हालिया दिनों में हम लोगों ने जो खानपुर का जीएसएस पनवाड़ विद्यालय जो है पीओ विद्यालय, वहाँ पे हम लोगों ने एक लाइब्रेरी, मॉडल लाइब्रेरी का निर्माण करवाया और कमरा स्कूल के पीओ साहब ने हमें उपलब्ध करवाया। और उसमें हम लोगों ने पेंटिंग, जो हमारी थीम के अकॉर्डिंग पेंटिंग होती है, उस तरह से पेंटिंग करवा के तमाम संसाधन हम लोगों ने उपलब्ध करवा के एक मॉडल लाइब्रेरी कहीं ना कहीं कानपुर ब्लॉक में हम लोगों ने तैयार करवाई है। और पिछले शनिवार को ही 9 तारीख को जो है यहाँ पे वहाँ के संस्था प्रधान ने स्थानीय जो भामाशाह और सरपंच महोदय जो हैं उनकी अगुवाई में और युवा साथियों की अगुवाई में उसका उद्घाटन भी करवाया है। और इस तरह से ये लाइब्रेरी अब बच्चों के उपयोगार्थ जो है संचालित हो चुकी है। ये एक फोटो आप देख रहे हैं, बच्चियां कुछ पढ़ रही हैं और कुछ किताबों के पॉकेट भी आप देख रहे हैं जो हाथ से बनाए हुए हैं। और ये जो चित्र है ये गिरधरपुरा विद्यालय का है, जहाँ पे मैम जो है लाइब्रेरी जो है बच्चों के लिए
निरंतर रूप से संचालित कर रही हैं। ये कुछ पुस्तक लेन देन कार्ड हैं जो बच्चों ने खुद ने अपने हाथों से बनाए हैं। जब भी बच्चे विद्यालय में किताबें पढ़ते हैं, विद्यालय में कालांश में, अरेंजमेंट कालांश में, खाली कालांश में, रेसिस में, तो उस समय वो अपने खुद के लैंडिंग कार्ड में वो किताबें दर्ज करते हैं और लैंडिंग कार्ड को अपने विद्यालय के पुस्तकालय के जहाँ निर्धारित स्थान होता है वहां रखते हैं। यह लैंडिंग कार्ड बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का होता है और वो उसका स्वयं का कहीं ना कहीं एक लेखा जोखा होता है कि उसने कितनी किताबें अब तक पढ़ी हैं। तो ये इस तरह के लैंडिंग कार्ड भी टीचर्स ने अपने प्रयासों से बच्चों के थ्रू बनवाए हैं। ये हमारा मॉडल क्लासरूम लाइब्रेरी सेटअप विद्यालय जो है वृंदावन है, जो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख लेंगे प्रेयर सेशन में बच्चे जो हैं सभी बच्चों को कहानी पढ़ के सुना रहे हैं किताबों से, और ये बच्चे कुछ जो हैं किताबें इशू करवा के भी यहाँ से ले जा रहे हैं अपनी पसंद की। ये हमारा बकानी ब्लॉक का एक विद्यालय है जीएसएस नसीराबाद, और यहाँ के जो पुस्तकालय प्रभारी शिक्षक साथी हैं लोधा साहब, वो निरंतर रूप से जो है ये अपनी पिक्चर्स और लगातार पुस्तकालय में वो काम करवाते हैं। ये प्रखर राजस्थान के दौरान ग्रुप सी जो है उसके साथ जो निरंतर रूप से इन्होंने काम किया, उसका एक पुस्तकालय को लेकर उसका एक चित्र है जो हम लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये कुछ हम लोगों ने जो पिक्चर्स आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुए उनका एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो आपके सराउंडिंग जो स्कूल्स हैं उनमें जो काम हो रहा है। और भी हमारे पास बहुत सारे ढेरों फोटोग्राफ्स थे, लेकिन क्योंकि समय की भी किल्लत है, इसमें बातचीत भी करनी है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए क्षमा चाहता हूँ कि बाकी लोगों का इसमें पिक्चर्स में नहीं ले पाया। अगले दौर की जब वार्ता होगी तब इनके अलावा जो साथी भेजेंगे टीचर साथी, उनका हम लोग ऐड करेंगे। तो मोटी बात ये है कि सरकारी स्कूल में पुस्तकालय तो है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार के प्रयास जो हैं वो काफ़ी, शिक्षा विभाग के प्रयास जो है काफ़ी जोरों शोरों से पुस्तकालय को आगे बढ़ाने के लेकर किए जा रहे हैं। उसी क्रम में पुस्तकालय की भूमिका दरअसल विद्यालय में क्या होती है, किस तरह से वो मदद करता है सीखने सिखाने में, कुछ बुनियादी बातें जो हैं मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूँ इसके लिए। तो एक तो पुस्तकालय जो सबसे पहला काम है वो सीखने में सहायक की भूमिका अदा करता है, जिसमें स्व पठन जो है वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि बच्चा जो है या पाठक जो है वो अपने स्वयं की पसंद से पुस्तक चुने और अपनी जिज्ञासा बस उसे पढ़े। दूसरा, कहीं ना कहीं पुस्तकालय शब्द विकास में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करने में हमारी मदद करता है, जिसमें भाषा विकास भी शामिल है कि जब आपके पास शब्द होंगे तो निश्चित तौर पे आप जब अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे या किसी से संवाद भी करेंगे तो आपकी भाषा का स्तर जो होगा कहीं ना कहीं एक ऊंचे स्तर का होगा, जो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ने से ही कहीं ना कहीं संभव है। साथ ही समझ के साथ पढ़ने का विकास भी बहुत मदद करता है पुस्तकालय, कि जब हम लोग कोई पढ़ते हैं कोई चीज़ को, किसी पैराग्राफ को, किसी कहानी को, किसी आर्टिकल को, तो उससे हमारी समझ क्या बनी, क्या उसमें चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या ऐसी चीज़ जो थी जो आपके दिल को छू गई, क्या ऐसी कौन सी चीज़ जो थी जो आपको ठीक नहीं लगी। तो ये तमाम तरह का समझ के साथ विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं पुस्तकालय जो है बच्चों में ये कौशल निश्चित रूप से डेवलप करता है। साथ ही जुड़ाव व अभिव्यक्ति, जब पुस्तकालय की किताबों से बच्चा जुड़ता है तो एक तो किताबों के प्रति उसका जुड़ाव, पुस्तकालय के प्रति उसका जुड़ाव निश्चित तौर पे बढ़ता है। वो शिक्षक के माध्यम से, अपने सहयोगी बच्चों के माध्यम से कहानियां पढ़ता है, तो बहुत सारे जो भाव है वो कौशल धीरे धीरे उसमें डेवलप होते हैं, उसकी भाषा, उसके शब्द, तमाम तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हैं। साथ ही एक अभिव्यक्ति का आगे बढ़ाने की बहुत सारी गतिविधियों में शामिल है रीडर्स थिएटर, नाटकीय अभिव्यक्ति, कल्पना का विकास, साथ ही डायरी लेखन का कौशल विकास और चित्रकथा व अभिव्यक्ति रचनात्मकता भी कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की इन तमाम तरह की चीज़ों से बढ़ती हैं। और सबसे बड़ी बात है
कि जब बच्चे के पास अपने शब्द होते हैं, जो चीज़ें सीखी हुई होती हैं, वो निश्चित तौर पे उसकी अभिव्यक्ति में, उसके बोलचाल में भी छलकती है, जो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल के रूप में हम लोग उस पर काम भी विद्यालय में मिलके करते हैं। साथ ही एक जो कंपोनेंट है जो पुस्तकालय की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है, वो है सामाजिक भावनात्मक सीख। कि लाइब्रेरी की किताबों में जो कंटेंट है, जो कहानियां हैं, जो आत्मकथाएं जो वो पढ़ते हैं, किसी की जीवनियां अगर पढ़ते हैं, किसी किसी शोध के बारे में अगर वो पढ़ते हैं लाइब्रेरी की किताबों के माध्यम से, या किसी ऐसे सामाजिक पहलू या मुद्दे पे जब वो पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी भावनाएं जो हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनको जानने का उससे मौका मिलता है। इसमें सबसे पहला तो है कि आत्म जागरूकता, स्वयं को पहचानना कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरह का बिहेवियर कर रहा हूँ, मैं दूसरों के बिहेवियर को किस तरह से देख रहा हूँ। तो ये तमाम तरह की चीजें जो हैं वो उन किताबों के माध्यम से बच्चों में डेवलप होती हैं। साथ ही भावनाओं का नियमन, स्व अनुशासन, ये तमाम तरह की चीजें कहीं ना कहीं उस दौरान बच्चे में डेवलप होती हैं, पाठक में डेवलप होती हैं। और दूसरा है कि सामाजिक जागरूकता भी कहीं ना कहीं इन किताबों के माध्यम से बच्चे सीख रहे होते हैं कि भाई एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे की बात को सुनना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाना, समानुभूति दिखाना, ये तमाम तरह के जो कौशल हैं, ये निश्चित तौर पे पढ़ते हुए ही स्वयं बच्चा सीख रहा होता है। और चौथा जो है, पुस्तकालय को 2020 की नई शिक्षा नीति में ऐड करना, और उसके संवर्धन को इसलिए भी इसमें ऐड किया है कि 21वीं सदी के जो कौशल है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो 21वीं कौशल के लिए अलग अलग प्रोग्राम तो चलाए जा रहे हैं बढ़ाने के लिए, लेकिन पुस्तकालय के माध्यम से भी ये चीजें मुख्य रूप से अर्जित की जा सकती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है समस्याओं का समाधान, विश्लेषण करना, प्रभावी संचार, अभिव्यक्ति जैसे कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथ ही टीम में सहयोगी के रूप में काम करने और एक लीडरशिप रोल के अंदर आगे आके चीजों को करने के लिए भी कहीं ना कहीं इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथ ही रचनात्मकता की बात करें तो जो भी मन में नए विचार आ रहे हैं या जो कल्पनाएं की जा रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसको पीछे करिए। अभी आप देखें कि 2020 की जो शिक्षा नीति है, उसमें तो लाइब्रेरी के संवर्धन को लेकर बहुत सारी बात करी है। उसमें जैसे पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना, बच्चों में पढ़ने की आदत के विकास को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। साथ ही स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से भी कहीं ना कहीं पीओ स्कूल के दरमियान जो भी स्कूल्स आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को समृद्ध करना और कहीं ना कहीं उसके संवर्धन के लिए पीओ स्तर पे काम करना भी शामिल है। और बाल केंद्रित पठन पर्यावरण, यानी कि बच्चों को केंद्र में रखते हुए उनके पठन के जो एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं वो हम लोग के पुस्तकालय के माध्यम से उनको उपलब्ध करवा सके, उसको लेकर भी उन्होंने उसमें बात कही है। इसके साथ साथ निपुण भारत के तहत जो भी समय समय पर FLN के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, साथ ही आनंददायी पठन के लिए जो समय समय पर जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद या SCRT उदयपुर और जिला डाइट के माध्यम से और समसा के माध्यम से जो चलाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें भी लाइब्रेरी का बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान देखा गया है। और जो भी SCF के थ्रू जो भी पाठ्यक्रम या जो चीज़ें तैयार की जा रही हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, बच्चों के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें लाइब्रेरी को ऐड किया गया कि शिक्षण के साथ साथ लाइब्रेरी की बहुत सारी चीज़ों को भी शामिल किया जाए। साथ ही पुस्तकालय वातावरण जो है, उसमें उन्होंने NEP में ये भी उल्लेख किया गया कि जहाँ पे सेपरेट लाइब्रेरी कक्ष उपलब्ध है, जहाँ पे लाइब्रेरी कक्ष बनाए गए हैं विभाग के द्वारा, वहाँ पे तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को बहुत सुंदर और रिच बनाया जाए। और जिनके पास कक्षों की कमी है, तो कहीं ना कहीं क्लासरूम लाइब्रेरी या रीडिंग कॉर्नर के रूप में भी लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश किया जाए। साथ ही लाइब्रेरी में भाषा, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई किताबों को भी डिस्प्ले किया जाए।
और जो पर्यावरण से जुड़ी हुई किताबें हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में स्थान दिया जाए, और बाल अनुकूलन, डिजाइन और स्व पठन को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किए जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता लगती है। ये जो है, ये तो हुई हमारी एक अवधारणात्मक चर्चा का जो है वो पार्ट है। अब हम लोग बात करेंगे कि आरईआई के द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई और स्टार्टिंग सेशन में एक आदेश निकलता है। उस आदेश में उसका विषय होता है कि पुस्तकालय का रखरखाव एवं उपयोग हेतु दिशा निर्देश। और वो जो आदेश है वो सीडीओ साहब के पास आता है, सीडीओ साहब से सीधा कहीं ना कहीं वो संबंधित पीओस को जारी किया जाता है, और उसमें कुछ बुनियादी बातें जो लिखी होती हैं कि भाई एक तो हमें किस तरह से हमारे स्कूल के पुस्तकालय का संचालन जो है सीमित संसाधन में कैसे करें, और जिसके पास संसाधन उपलब्ध है तो उसको किस तरह से करें, और पुस्तकालय किस तरह से रोजमर्रा के बच्चों के लिए सीखने में हेल्प करता है। तो उसमें कुछ अवधारणात्मक बातें उसमें लिखी हुई हैं। साथ ही उन बातों में से एक महत्वपूर्ण बात है एसएलसी का गठन, विद्यालय स्तर पे एसएलसी का गठन। अब एसएलसी का गठन कैसे करेंगे, वो क्यों जरूरी है, तो उस पर मैं थोड़ी सी बातचीत करके और फिर अंजू मैम से मैं दरखास्त करूंगा कि वो इस पूरी चर्चा को आगे करेंगे। तो दरअसल आपने देखा होगा कि मीना मंच जो है वो यूनिसेफ के द्वारा पूर्व में बनाया गया था, और वो इसलिए बनाया गया था कि भाई स्कूल के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें हम लोग बच्चों को सहभागी बनाए, और बच्चों का सहभागी बनाने से बच्चों में लीडरशिप का, अभिव्यक्ति कौशल का, समूह के साथ काम करने का और जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं भाव बच्चों में हम लोग डेवलप करते हैं। उसी क्रम में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने यह तय किया कि हम लोग पुस्तकालय के अंदर भी बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, और हम लोग एसएलसी, जिसको हिंदी में हम लोग छात्र पुस्तकालय परिषद कहते हैं, उन छात्र पुस्तकालय परिषद का गठन करेंगे, और प्रत्येक कक्षा से हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों को लेंगे और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उस सहभागिता और उस गठन के दौरान लैंगिक समानता का भी ध्यान रखेंगे, और बच्चों में कहीं ना कहीं पुस्तकालय और पुस्तकालय की किताबों के प्रति ओनरशिप डेवलप हो, उसका भी हम लोग ख्याल इसमें रखेंगे। तो इसी को केंद्र में रखते हुए बच्चों की सहभागिता पुस्तकालय के संचालन प्रबंधन में सुनिश्चित की जाए, उसी के लिए कहीं ना कहीं एसएलसी का गठन किया जाना विद्यालय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। और जब एसएलसी का गठन हो तो बच्चों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकालय प्रबंधन की जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। तो अभी हम लोग अंजू मैम से जानेंगे कि इसका मैं करूं, ओके ठीक है। तो इसको अब इसका जब उद्देश्य की जो मैं पूर्व में बात कर ही चुका हूं कि बच्चों में जिम्मेदारी, नेतृत्व, आत्मविश्वास, अपने पुस्तकालय के प्रति एक जुड़ाव, किताबों के प्रति जुड़ाव, अपने पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रभारी शिक्षक के प्रति जुड़ाव कहीं ना कहीं इससे बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि इसका गठन कैसे हम लोग करेंगे। तो गठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हर कक्षा से, कक्षा 1 से लेके और 12 तक हमारी कक्षाएं होती हैं, खासकर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पे। तो वहां पे प्रत्येक कक्षा से हम लोग 2 बच्चों का चुनाव करें, प्रत्येक कक्षा से। जैसे कक्षा 1 से अगर हम लोग 2 बच्चे ले रहे हैं तो उन 2 बच्चों को भी ऐसे बच्चों को लेंगे जो थोड़े एक्टिव हों, सक्रिय हों, भले उनको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, लेकिन वो दूसरी तरह की चीजों में काम करने में हमारे सहभागी बने, सहयोगी बने। उन 2 बच्चों को हम लोग चुनेंगे, और ऐसे करके कक्षा 1 से लेके 12 तक के प्रत्येक कक्षा से हम लोग 2-2 बच्चों का चुनाव करेंगे, और उसमें एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए ताकि जेंडर इक्वलिटी बनी रहे, उतना ही काम करने का मौका बच्चों को मिले जितना बच्चों को मिलना चाहिए। तो ये जेंडर समानता के आधार पे हम लोग उन लोगों का चुनाव कर लेंगे। चुनाव की प्रक्रिया हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। हम लोग वोटिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, या अगर वोटिंग प्रक्रिया में अगर आपको समय लगता हो तो आप कक्षा में जाके और 4 बच्चों को चुन के उन 4 बच्चों से कहो कि आप 2 बच्चों को आपको चुनना है,
एक लड़के को एक लड़की को, तो आप बताओ अपने कक्षा में किस व्यक्ति को उसके लिए चुनेंगे। तो हाथ खड़ा करवा के भी आप वोटिंग के माध्यम से भी उसका गठन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह की प्रक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो उनसे आप बच्चों का चुनाव करें। चुनाव करने के बाद में इसके बाद ही मैं देता हूँ। चुनाव करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, जो बच्चे चुने गए हैं उनका एक चार्ट बनाएंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एक स्कूल है जहाँ से हम लोगों ने ये पिक्चर ली है, तो उन्होंने उन बच्चों के नाम लिखे, क्रम संख्या लिखी, नाम लिखा बच्चे का, कक्षा लिखा, उसका सदस्य का नाम लिखा, और फिर उसको जिम्मेदारी आवंटित करी। तो जिम्मेदारी, जैसे मान लीजिए आपके बड़े बच्चे हैं कक्षा 9 से 12 या 6 से 8 वाले, आप उन बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना आता है, तो उनको पुस्तक लेन देन की जिम्मेदारी दे दी, पुस्तक लेंडिंग कार्ड में किताबें अपडेट करने की जिम्मेदारी दे दी, साफ सफाई की जिम्मेदारी दे दी, लाइब्रेरी को रोज कौन खोलेगा उसकी जिम्मेदारी दे दी, किताबें कौन जमा करेगा बच्चों से उस तरह की जिम्मेदारी दे दी। तो इस तरह की जब जिम्मेदारी बच्चों में डाइल्यूट हो जाएंगी तो बच्चे अपनी जिम्मेदारी से पुस्तकालय में काम कर रहे होंगे। और जब बच्चे पुस्तकालय में काम कर रहे होंगे तो ये आप यकीन मानिए साहब कि बच्चे बहुत ही जिम्मेदारी से काम करते हैं। अब तक का हम लोगों का अनुभव है 6 साल का, कि जब जब बच्चों ने पुस्तकालय की जिम्मेदारी ली है, तब से एक तो किताबें खोना बंद हो गई और बच्चों को बहुत सारी किताबें पढ़ने के प्रचुर मात्रा में अवसर मिलने लगे। ये माने कि ये एक आंकड़ा निकल के आया कि हर बच्चा कम से कम महीने में 4 किताबें तो पढ़ ही पा रहा है कम से कम। तो ये भी एक अच्छी बात है कि सप्ताह में एक बार उसे किताब मिल रही है और वो अपना किताब पढ़ रहा है। तो इस तरह से आप जिम्मेदारी का एक चार्ट बनाएं, बच्चों को जिम्मेदारी दें उनकी योग्यता के अनुसार, और उस चार्ट को आपके लाइब्रेरी का जो नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे आपने लगा रखा है वहां पेस्ट कर दीजिए, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है, और थोड़ा सा उन बच्चों को भी ये लगे कि हमारा नाम वहां लिखा हुआ है उस चार्ट पे, तो वो थोड़ा प्राउड फील करेंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। साथ ही परिषद के द्वारा जो आदेश है एसएलसी का, उसमें यह भी लिखा गया है कि गठन करने के पश्चात गठन के दिन ही उन बच्चों की एक मीटिंग की जाए प्रभारी या पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा, और उस रजिस्टर में एक परमानेंट एक रजिस्टर बनाया जाए एसएलसी का, और एसएलसी के रजिस्टर में प्रोसीडिंग लिखी जाए कि आज इस तारीख को हम लोगों ने एसएलसी का गठन किया, इसमें प्रत्येक कक्षा से ये बच्चे लिए और उनको लाइब्रेरी के बारे में बतलाया, और आज इन बच्चों को हम लोगों ने उनकी योग्यता के अनुसार पुस्तकालय प्रबंधन और उसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने उनको दी। तो इस तरह से आप, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक चार्ट के साथ साथ एक रजिस्टर का भी इसमें फोटो है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं रेगुलर रूप से हमें मेंटेन करना होगा। ये आदेश में उल्लेखित है, ये विभाग के द्वारा उल्लेखित है। जी अंजुमन। जी सर, नमस्कार। पुस्तकालय विद्यार्थी परिषद सर ने अभी बहुत सारी जानकारी दी है पवार साहब ने, और अब मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ कि विद्यार्थी पुस्तकालय परिषद में गठन किस तरह से किया जाए। तो इसके गठन के लिए हमें सबसे पहले कौन कौन इसमें सदस्य होंगे। पहला है प्रधानाचार्य जी, जो हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान हैं, वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। और दूसरा है नोडल शिक्षक, विद्यालय से कोई भी एक नोडल शिक्षक इसके सदस्य बनेंगे। हम जब विद्यार्थी परिषद का गठन करेंगे उस समय इन सबको ध्यान में रखते हुए, और जो भी रुचिकर अध्यापक हैं, जो विषय से संबंधी भी हैं, वो इसमें लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी विषय के एक प्रतिनिधि शिक्षक, सभी विषयों के एक प्रतिनिधि शिक्षक को भी इसमें शामिल करेंगे, वो भी इसके सदस्य होंगे। और इसी के साथ में बाल संसद, मीना मंच, किशोरी मंच के 5 सदस्य, मीना मंच के भी जो सदस्य हैं, बच्चे हैं जिन्हें मीना मंच में शामिल किया है, वो भी इस परिषद के सदस्य होंगे। और विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति का एक सदस्य एसडीएमसी, उसका भी हमें एक सदस्य इसमें शामिल करने हैं। तो इस तरह से ये एक विद्यार्थी पुस्तकालय परिषद का गठन हो जाएगा, और उसमें हम फिर एक रजिस्टर में इसको करके व्यवस्थित करके, इसके बाद में विद्यार्थी परिषद के गठन के मुख्य जो काम है वो क्या है वो मैं बताती हूँ। बच्चों की ज़रूरत और रुचि के अनुसार पुस्तकालय को विकसित करना है। मेन इसका
उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी इसमें हर कक्षा से 2-2 विद्यार्थी जो रुचिकर हैं, जो पढ़ने में रुचि रखते हैं और साथ में ही वो नियमित विद्यालय आते हों। नियमित विद्यालय भी आते हों। कक्षा में सर ने बताया था कि अभी जैसे वोटिंग की जाए बच्चों की, सभी बच्चों को बिठा करके, और जो बच्चा कक्षा में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, पुस्तकों में रुचि रखता है, नियमित विद्यालय आता है या किसी भी तरह मतलब हर एक्टिविटीज़ में वो भाग लेता है, ऐसे बच्चों का हम इसमें सिलेक्शन करेंगे जो कि बच्चों की ज़रूरत और रुचि के अनुसार पुस्तकालय को विकसित किया जा सके। वो देखें कि किस बच्चे में किस तरह की रुचि है, तो वो विद्यार्थी परिषद में उसे शामिल करके और हम उस बच्चे को इसका सदस्य बनाएंगे और वो ही इसका कार्य करने में थोड़ा रुचि रखेगा। अच्छी पुस्तकें लाना, जैसे बच्चे हैं एक ही क्लास के, तो छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी-कभी एक घबराहट में या शर्मा-शर्मी में वो सीधे लाइब्रेरी से नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये बच्चों के माध्यम से जब विद्यार्थी परिषद बनेगी, विद्यार्थी पुस्तकालय परिषद, तो वो बच्चों में उनकी भावनाओं को समझेंगे और अच्छी पुस्तकें लाने और पढ़ाई का माहौल बनाने में वो सहायता करेंगे, जो इसके सदस्य हैं। पुस्तकालय के सुचारू संचालन की देखरेख ये भी विद्यार्थी पुस्तकालय परिषद की जिम्मेदारी होगी कि सभी पुस्तकें अपने सही समय सही जगह पर रखी हुई है, पुस्तकों को किस तरह से व्यवस्थित रखना है, किस तरह से उनका संचालन करना है। उनको मान लो बिखरी हुई है तो वो बच्चे उसे व्यवस्थित करके रखेंगे। इस तरह से किताबों को सही क्रम में रखना और अनुशासन बनाए रखने में मदद करेंगे। अन्य बच्चों को प्रेरित करना, विद्यार्थी पुस्तकालय परिषद दूसरे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में रुचि कम रखते हैं या पढ़ने में जिनकी इच्छा नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे उनमें रुचि जागृत करेंगे। छोटे बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार सही किताब चुनने में सहायता करना। मान लो किसी को कोई चित्रात्मक पुस्तक की आवश्यकता है या चित्र देख करके ही बच्चा उससे आकर्षित हो रहा है, तो इस तरह से छोटे बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार सही किताब चुनने में विद्यार्थी पुस्तकालय परिषद के सदस्य जो है वो सहयोग करेंगे। फटी पुरानी किताबों की मरम्मत में सहयोग देना। कभी देख भी लेते हैं कि जैसे बहुत सारी पुस्तकें काम में लेते लेते फट जाती हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है, तो उन किताबों की मरम्मत में सहयोग देने में भी विद्यार्थी पुस्तकालय परिषद के सदस्य सहयोग करते हैं ताकि वो पुस्तकें वापस से उपयोग में आ सकें। और फट रही है तो एक विद्यालय में एक पुस्तकालय पुस्तकों का अस्पताल नाम का एक छोटा सा कार्टन जो होते हैं उन्हीं को हम बना सकते हैं, पुस्तकालय वो अस्पताल बना सकते हैं। उसमें कैंची, गोंद और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो भी पुस्तकों को रिपेयर करने के लिए काम में ली जाएगी वो रख करके और हम उन फटी पुरानी या जीर्ण शीर्ण अवस्था वाली पुस्तकों की मरम्मत करके उनको उपयोग में ला सकते हैं। इसी के साथ मासिक बैठक होना चाहिए इसकी, महीने में एक बार, जिस तरह एसडीएमसी की बैठक होती है उसी के तरह ही विद्यार्थी पुस्तकालय परिषद की भी एक बैठक हर माह आयोजित की जानी चाहिए। बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में मिनट्स के रूप में लिखी जाए। बैठक की जो कार्यवाही, बैठक में हमने क्या निर्णय लिए हैं या उसमें क्या हमारे आपस में वार्तालाप हुए हैं, वो सब जानकारी हम रजिस्टर में लिख करके और उस जो परिषद के सदस्य सभी के साइन उसमें रहें, तो ये पुस्तकालय को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसी के साथ हाँ, एलएनसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी, ये पुस्तकालय प्रबंधन समिति है एक, तो ये एक स्कूल स्तरीय समिति होती है जो विद्यालय के पुस्तकालय का सारा प्रबंधन करती है, संचालन और विकास सुनिश्चित करती है। पुस्तकालय को हमें किस तरह से संचालित करना है, पुस्तकालय का विकास किस तरह से करना है, तो ये एलएमसी इसके लिए काम करती है। इसके उद्देश्य हैं पुस्तकालय को सक्रिय व उपयोगी बनाना। विद्यालय में पुस्तकालय है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है,
तो एलएमसी के द्वारा हम पुस्तकालय को सक्रिय बना सकते हैं। किस तरह से पुस्तकालय का निरंतर प्रयोग होता रहे, पुस्तकें अधिक से अधिक उपयोग में आए, सभी बच्चों तक उनकी पहुँच हो और सभी पुस्तकों का पूरी तरह उपयोग हो, तो यह इसके लिए उपयोगी है। इसी के साथ है भागीदारी। भागीदारी में एलएमसी के द्वारा शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी शामिल हो सकते हैं। इसमें जो भी पुस्तकें हैं, हमें देखना है कि किस लेवल की है। जैसे कि किसी शिक्षक से संबंधी है तो उसे हम पुस्तकालय में शिक्षकों को दें। छात्र से संबंधित हैं तो वो छात्रों के उपयोग में आनी चाहिए। और कुछ पुस्तकें ऐसी है जो कि अभिभावकों के भी से भी संबंध रखती है, या अभिभावक भी अगर किसी को किसी विषय से संबंधी कोई बुक चाहिए तो वो अभिभावक अपने बच्चों से संपर्क करके विद्यालय में आकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आपने थोड़ी देर पहले एसएलसी की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसी के समान एक एलएमसी और बनाते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी। तो इस कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य है, तो मैडम ने जो बताया था, पुस्तकालय को सक्रिय बनाना और उपयोगी बनाना। तो इसमें जो भागीदारी जो निभाते हैं, इसमें शिक्षक होते हैं, बच्चे होते हैं, अभिभावक होते हैं। तो अभिभावक वो होते हैं जो अपने एसएमसी या एसडीएमसी में जो पार्टिसिपेट जो सदस्य होते हैं उनको हम इसमें जोड़ते हैं। साथ ही 3-4 बच्चों को इसमें और लिया जाता है जो सीएलएम ये एसएलसी के जो सदस्य होते हैं। इनका महत्वपूर्ण इसमें जो कार्य इनका होता है वो जो पुस्तकालय की नीति निर्माण करना और संसाधन प्रबंधन करना। जो भी लाइब्रेरी में कोई किताबें खरीदना है और उसके लिए कोई फर्नीचर खरीदना है या वातावरण निर्माण करना हो, तो उनका मुख्य काम ये इस एलएमसी का होता है। एलएमसी की जो संरचना है, इसमें अध्यक्ष जो होता है, प्रधानाध्यापक जो स्कूल का होता है या जो प्रिंसिपल होता है वो वहाँ का अध्यक्ष होता है, और जो एक विषय शिक्षक जो है वो सदस्य होता है, और जो लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय प्रभारी जिसके पास प्रभार है लाइब्रेरी का, वो उस एलएमसी का सचिव होता है। और एसएमसी के जो सदस्य हैं और जो छात्र प्रतिनिधि होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ये सभी मिलकर के एक प्रभावी लाइब्रेरी को बनाने का काम करते हैं, और नीति निर्माण के जितने भी फैसले लेने हैं वो सब मिलकर के आपस में करते हैं। तो पुस्तकालय में अभी हम लोग जो पुस्तकालय प्रभारी हैं, बच्चे हैं, सीएलएमसी के सदस्य हैं, जो गतिविधियां करते हैं वो इस तरह की गतिविधियां हैं, जैसे उत्प्रेरक कुछ गतिविधियां लाइब्रेरी में हो रही हैं, जो आपने कुछ अभी थोड़ी देर पहले राकेश जी पवार जी ने कुछ फोटोग्राफ्स भी आपके लाइब्रेरी के दिखाए थे। तो बुक टॉक एक गतिविधि होती है, पिक्शनरी गतिविधियां करते हैं, खजाने की खोज गतिविधि करते हैं, बुक पास की गतिविधियां करते हैं। ये सारी जो गतिविधियां हैं उत्प्रेरक गतिविधियां वहाँ पे किताबों को आगे बढ़ाने के लिए, किताबों को बच्चों के बीच में पहुंचाने के लिए कराई जाती हैं। साथ ही लाइब्रेरी में महत्वपूर्ण गतिविधियां पठन गतिविधियां होती हैं, जैसे थीम आधारित रीडिंग करते हैं बच्चे, रीड अलाउड करते हैं। यहाँ पे एक शिक्षक जो है पुस्तकालय को कक्षा कक्ष में लाइब्रेरी का लंच के दौरान किसी कहानी पर है, कविता पर है, रीड अलाउड गतिविधि करता है। उसके साथ साथ बच्चों से प्रश्न भी उस दौरान किए जाते हैं। पठन गतिविधियों में जैसे जोड़ी में पठन भी वहाँ पे, अभी जो थोड़े दिन पहले सरकार ने भी प्रखर राजस्थान के तहत जो कैंपेन चलाया था, जिसमें पहले और दूसरे पीरियड में यही बच्चों ने यही शुरुआत में यही किया था, जोड़ी में पठन, साझा पठन, स्वतंत्र पठन। और जो C4 में जो बच्चे थे वो स्वतंत्र पठन का जो काम कर रहे थे पहले और दूसरे पीरियड में। इसके साथ ही जो लाइब्रेरी में लेखन गतिविधियां कराई जाती हैं, जो कहानी लेखन है, कहानी का सार एवं समीक्षा है, अधूरी कहानी को आगे बढ़ाना है, पुस्तक की समीक्षा करना है, कविता लेखन करना है, कवि को पत्र लिखना है या लेखक को पत्र लिखना है, पात्र के बारे में विचार करना है। ये सारी गतिविधियां लाइब्रेरी के दौरान, कालांश के दौरान की जाती हैं। थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं गतिविधि। हाँ, ये एक आप देख रहे होंगे एक फोटोग्राफ्स, जिसमें एक लाइब्रेरी है, मॉडल लाइब्रेरी। वहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है कि जो सीएलएमसी की जो सदस्य है वो बच्ची जो है अपने क्लास के जितने भी दूसरे अन्य बच्चे हैं उनको पुस्तकें लेन देन कर रही हैं। साथ में ही आपको 2 चार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे रीडर ऑफ द मंथ। रीडर ऑफ द मंथ ये चार्ट वो है जिसमें महीने भर में जिस भी बच्चे ने सबसे ज्यादा किताब पढ़ी है ना, महीने में जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा किताब पढ़ी उस बच्ची का नाम यहाँ आता है, उस बच्ची का नाम और महीने का नाम
और कौन सी क्लास में वो बच्ची है और कितनी किताबें उस महीने में उसने पढ़ी हैं। तो प्रेयर सेशन में ये उस बच्ची का नाम को चिन्हित कर करके बच्ची को प्रेयर सेशन में आगे बुलाया जाता है और एक मेडल वहाँ बच्ची को पहनाया जाता है प्रेयर सेशन में। तो उससे अन्य बच्चे भी जो होते हैं उनसे थोड़े आकर्षित होते हैं, बहुत सारी किताब पढ़ने में रूबरू होते हैं उनसे और ज्यादा। और एक सामने आपको एक चार्ट दिख रहा है कि पुस्तकालय समय सारणी। तो ये सरकार के गाइडलाइंस में भी है कि प्रत्येक क्लास को कम से कम साप्ताहिक एक कालांश लाइब्रेरी का मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ये जो साप्ताहिक कालांश की संरचना दी गई है कि सोमवार को कक्षा 3 और 4 आ रही है, जिसका कालांश कौन सा है पहले कालांश में जो आएगी, मंगलवार के दिन क्लास 6 आ रही है उनका दूसरे कालांश के दौरान, इसी तरह बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार को अलग अलग क्लास। तो सप्ताह में एक क्लास प्रति सप्ताह में आ रही है, मौका मिलना जरूरी है। एक ये एनईपी 2020 के तहत अभी जो भी क्लस्टर स्कूल्स हैं, पीओ स्कूल्स हैं, यूसीओ स्कूल्स हैं, तो उनमें जितने भी संसाधन हैं, जैसे मॉडल लाइब्रेरी हो गया या कुछ और भी गतिविधियां हैं, स्पोर्ट्स की सामग्री हो गई या अन्य कोई पठन पाठन की सामग्री है या कोई किताबें हैं कुछ रखी, तो उस रिसोर्स का अधीनस्थ स्कूलों में भी उसका कैसे उपयोग हो, तो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स बैठक का आयोजन किया जाता है। तो ये एनईपी 2020 के तहत उसमें लिखा हुआ भी है। तो हमें जितने भी क्लस्टर स्कूल्स हैं या पीओ स्कूल्स हैं, तो यहाँ पे जैसे जिले में ये निष्पादन समिति की बैठक होती है, उसी तरह पीओ लेवल पे भी ये निष्पादन समिति की बैठक होती है, जिसमें अधीनस्थ स्कूल के जो संस्था प्रधान है या टीचर्स हैं, जो बदलते हुए क्रम में हर महीने में अलग अलग टीचर्स और अलग अलग संस्था प्रधान वहाँ पे आते हैं और महीने भर की वहाँ पे क्या गतिविधियां वहाँ पे किए गए, जो टीचर अच्छी कोई बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है तो वहाँ पे शेयर किया जाता है। इसी तरह आगे की कोई आगामी माह में कोई योजना बनानी है तो उस पर चर्चा की जाती है। तो वो वहाँ पे इसमें बैठक में ये काम यहाँ पे किया जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बैठक जो है, ये दरअसल जैसे पवन ने बताया कि ये एनईपी 2020 का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। पीओ जो सेटअप बनाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पीओ के अधिकार क्षेत्र में जो विद्यालय आ रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी शिक्षा विभाग की योजनाएं हैं, जो भी काम है, उसको एक रूपता से उन विद्यालयों में हम लोग संचालित कर सकें। उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं पुस्तकालय को लेकर ही। अगर पुस्तकालय का काम जो है अगर किसी पीओ में एक रूपता के साथ अगर संचालित हो, तो मुझे लगता है कि वो पीओ कहीं ना कहीं एक बिंदु पे या एक सूचक पे तो कहीं ना कहीं समान रूप से काम करता हुआ दिख रहा होगा। अभी हम लोगों ने कोटा में जो है इस स्वरूप को अपनाया है और इस स्वरूप को अपनाने से हमारे को बहुत मदद मिली है। जैसे हमारा कसार और गोपालपुरा जो पीओ है, वहाँ के अधीनस्थ विद्यालय जो हैं, उनके तमाम टीचर्स जो है हर महीने जो भी एक वो मीटिंग तय करते हैं, उसमें वो लोग आते हैं और वो प्रभारी टीचर आके अपने काम का, पूरे महीने किए गए काम का प्रस्तुतिकरण देते हैं और अगले महीने किस प्रकार वो काम करेंगे उसकी योजना बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगले महीने मान लो कोई उत्सव है, तो उस उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए लाइब्रेरी की कौन सी गतिविधियां हम लोग कर रहे होंगे। तो ये तमाम तरह की वार्ता उस दौरान जो मीटिंग में होती है, उसमें समीक्षा भी होती है, उसमें आगे की प्लानिंग भी होती है। और आप यकीन माने कि इस तरह की बैठकें अभी पिछले 1-1.25 साल से हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उन स्कूलों में भी लाइब्रेरी बहुत अच्छे से संचालित हो पा रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक रूपता से उस पीओ में लाइब्रेरी का काम तो एक रूपता से संचालित हो पा रहा है। तो इस तरह की प्रैक्टिस जो है हम लोग हमारे यहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं, ताकि हम लोग हमारे पीओ क्षेत्र के स्कूलों में लाइब्रेरी को तो हम लोग एक रूपता से संचालित कर पाए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का लाभ दिलवा पाए। तो कुछ ये आपको एक फोटोग्राफ दिख रहा है, इसमें जो सीएलएमसी की जो बच्ची हैं, एसएलसी की जो बच्ची हैं, वो अपने जो लाइब्रेरी को है, लाइब्रेरी की जो जिम्मेदारी है, उसके पास जो जिम्मेदारी दी गई है कि पुस्तक को अवेयर सही से क्रम से रखना है या पुस्तक को जहाँ उसका उचित स्थान है वहाँ रखना है, तो पुस्तक जमाने का जो इसके बच्ची का जिम्मेदारी है वो वहाँ पे पूर्णतया निभा रही हैं। और इसमें आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि किताबें जो है अलग अलग टाइटल के अकॉर्डिंग है। कहानी की किताबें कहानी की रेक में है, कथेतर की किताबें कथेतर की रेक में है, और कहीं ना कहीं लोक कथा की किताबें लोक कथा की रेक में। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि जो स्वामी रंगनाथन के जो 5 लौ है,
उसमें एक लोग ये भी कहता है कि भाई कम समय में हमारे पाठक को उचित स्थान पर किताब मिल जाए, तो किताबों का कैटलॉगिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये कैटलॉगिंग इसलिए की जा रही है कि बच्चे को जिस रुचि की किताब लेनी है वो अपने हिस्से में जाएगा, वहां से किताब उठाएगा और पढ़ने के लिए ले लेगा, तो उसका समय भी बचेगा और वह इजी से वो किताब को एक्सेस कर पाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसमें स्थान रखा है। मैडम हाँ, तो इसी क्रम में हमारे बीच में सीमा चौरसिया में व्याख्याता जो हैं विराजित हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा मैम, आ जाइए, आप मेरी जगह आइए। आप सभी से पुनः नमस्कार। पुस्तकालय पर आप बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो कि अभी आपने माइक्रो फाइनेंस से आए हुए सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के राकेश जी पवार, पुस्तकालय अध्यक्ष अंजू जी चौरसिया एवं पवन जी सुथार, आपसे किस प्रकार विद्यालयों में विद्यार्थी परिषद का हमें गठन करना है, किस प्रकार हमें पुस्तकों का रखरखाव करना है, क्योंकि हमारा जो देश है विकेंद्रीकरण के कार्य पर कार्य करता है कि उसी प्रणाली को हमें हमारे विद्यालयों में विकेंद्रीकरण प्रणाली को लागू करना है। किस प्रत्येक बच्चे को हमें कार्य सौंपना है, जो कि राकेश जी पवार ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। और अगर प्रत्येक विद्यार्थी जब प्रत्येक कार्य में विद्यालय के जो पुस्तकालय से संबंधित है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो अपने में एक जिम्मेदारी और एक उत्तरदायित्व की भावना महसूस करेंगे, जिससे पठन शैली बहुत आगे बढ़ेगी और उसका विकास होगा। अब मैं इसी प्रशिक्षण को आगे जारी रखते हुए हमारे संस्थान की व्याख्याता श्रीमती सीमा चौरसिया जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह भी पुस्तकालय प्रशिक्षण से संबंधित आपको ज्ञान प्रदान करें। थैंक यू मोना मैडम। और मेरे साथ पधारे हुए सभी संभागी गणों को नमस्कार, और इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी संभागियों को मेरा नमस्कार। पुस्तकालय पर जो चर्चा अभी चल रही है वो चर्चा वास्तव में विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे साथ जो यहाँ पर जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई है। जैसे कि सर ने बताया कि एक्चुअल में जो पुस्तकालय है वो बच्चों के सीखने का केंद्र होना चाहिए। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का कमरा नहीं होता, वहाँ सीखने का केंद्र भी होना चाहिए, जहाँ बच्चा भावनात्मक लगाव महसूस करे, सामुदायिक सहभागिता हो, और साथ में जो वहाँ विद्यालय के टीचर है वो भी अपनी सहभागिता वहाँ पर रखे। तभी हमारे विद्यालय की जो लाइब्रेरी है वो सक्रिय रूप से चालू रहेगी। साथ में ही जो हमारे साथ पुस्तकालय अध्यक्ष मैम बैठी हैं, अंजू मैम, उन्होंने विद्यालय में जो कमेटीज़ हैं एसएलसी और एलएमसी दोनों के गठन के बारे में बताया, और ये भी बताया कि विद्यालय के अंदर जो पुस्तकालय संचालन है उनमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकती है। निश्चित ही हमारे किसी भी विद्यालय को हम अकेला कोई भी टीचर नहीं कर सकता, साथ में अगर हमारी बच्चों की टीम हो तो अनुशासित टीम, साथ में बच्चों के अंदर यदि हम प्रोत्साहन पैदा करेंगे, उनको जागृति पैदा करेंगे, उनके अंदर रुचि पैदा करेंगे और उनमें जिम्मेदारी का भाव पैदा करेंगे, तो वो बच्चों की टीम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ऐसा हमारे सर ने और हमारी मैम ने यहाँ पर बताया, और निश्चित ही वह हमारे लिए एक सहयोग प्रदान करने वाली होगी। एनईपी 2020 के जो लक्ष्य हैं उनमें महत्वपूर्ण है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी को शिक्षा का केंद्र बताया है, विद्यालय का केंद्र बताया गया है। तो वहाँ पर भी अभी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं विद्यालय में, जैसे ORF है, FLN है, हम सीधा देख रहे हैं कि बच्चों ने इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त किया है। बच्चों के लिए रीडिंग कॉर्नर बनाए गए हैं और साथ में बच्चों को पुस्तकें दी गई हैं और बच्चों ने उसका पूरा उपयोग किया है, जिसके रिजल्ट हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम और अधिक इसको अच्छा बना सकें, ऐसा हम प्रयास करेंगे।
विद्यालय की लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं या वहाँ पर यदि पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह केवल पुस्तकें वितरित करने वाला न हो बल्कि बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि जागृति पैदा करे, ऐसा होना चाहिए। बच्चे अपना जुड़ाव महसूस करें, बच्चे किसी प्रकार का भय अपने में न महसूस करें कि कहीं किताब फट गई तो क्या होगा और अगर हमें डांट होगी तो क्या होगा। ऐसा अंजू मैम ने बहुत अच्छा बताया कि विद्यालय के अंदर भी एक ऐसा केंद्र होना चाहिए, ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां हमारी जो पुस्तकें हैं अगर मान लीजिए खराब हो जाती है तो हम एक दिन उसके लिए निश्चित करें। वहाँ पर हम जैसा डॉक्टर साहब अपने बहुत सारे सामान रखते हैं उसी प्रकार से हम भी वहाँ पर कैंची, टेप, फेविकोल इस प्रकार के सामान रखें और बच्चों में बिल्कुल भय ना हो, आराम से पुस्तकों को यूज करें। तो इस प्रकार से हम हमारी किताबों से और पुस्तकों से बच्चों को जोड़ पाएंगे। और एनईपी 2025 तक, एनईपी का जो टारगेट है वो 2025 तक हर बच्चे को पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, लिखना नहीं तो कम से कम पढ़ना आ जाए ताकि वो अपनी समझ को साझा कर सके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लाइब्रेरी है वो वास्तव में सीखने का केंद्र है जहाँ बच्चा बिना दबाव के और बिना किसी प्रेशर के वो आए और मज़े और आनंद के लिए वहाँ पर पुस्तकों को यूज करे और पढ़े। थैंक यू। शुक्रिया मैम, आपने जो विचार आपने रखे। इसी क्रम में हम लोग जो आगे बात कर रहे थे उसमें एक रीडर ऑफ द मंथ वाला जो बात पवन जी ने रखी थी बात, उसमें आप देख सकते हैं चित्र में कि किस तरह से बच्चों को एक मेडल के माध्यम से उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। और ये मेडल सिर्फ एक छोटी सी गतिविधि है लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है कि उसे कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन मिल रहा है कि वो एक अच्छे पाठक के रूप में कहीं ना कहीं अपने आप को पा रहा है। इस तरह से जब रीडर ऑफ द मंथ बनते चले जाते हैं बच्चे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब बच्चे जो है पढ़ने लगेंगे और एक पढ़ने का वातावरण जो है आपकी स्कूल में दिखने लगेगा। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, एक नवाचार है हम लोगों के द्वारा किया गया है। इसे आप लोग भी अपने विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि बुक हॉस्पिटल के बारे में अंजू मैम ने बताया, अभी सीमा मैम ने अपनी बात में रखा कि आपके पुस्तकालय में एक बुक हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए अनिवार्य रूप से, ताकि कहीं ना कहीं उपयोग के दौरान जो किताबें कट फट रही हैं उनको बच्चे ही मिलके अपने शिक्षक के साथ, पुस्तकालय प्रभारी शिक्षक के साथ बैठ के रिपेयर कर पाएं। इससे दो तीन चीजें होंगी। एक तो हमारी किताबें जो हैं लंबे समय तक पढ़ने योग्य बनी रहेंगी, साथ ही बच्चों में अपनी लाइब्रेरी की किताबें संभाल के सुरक्षित कैसे लंबे समय तक हम लोग रख पाए, उस तरह के कौशलों का विकास होगा। और कहीं ना कहीं बच्चे अपनी चीज़ों को सलीके से सुरक्षित रखने का जो कौशल है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों में अनचाहे रूप में डेवलप हो रहा होगा, जो आगे जाके उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। साथ ही आप देख रहे हैं कि नीचे वाले चित्र में पुस्तक लेन देन कार्ड बॉक्स, किताबों का अस्पताल का बॉक्स और पुस्तक लेन देन कार्ड बॉक्स भी टीचर्स ने बना के रखे हैं। और उसके जस्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नीचे जो आप एक देख रहे होंगे बुक ऑफ द मंथ भी टीचर्स ने कहीं ना कहीं बनाया है कि इस महीने सबसे ज्यादा बच्चों ने जो किताब पढ़ी उस किताब को आप यहाँ पे स्थान दे सकते हैं कि ये किताब जो है कहीं ना कहीं ये किताब कटवेश कुमार जो किताब है सबसे ज्यादा बच्चों ने पढ़ी, तो उस स्लैब में हम लोग उस किताब को रख सकते हैं कि भाई के प्रति आकर्षण ताकि बच्चों का उस किताब के प्रति और आकर्षण पैदा हो और उस किताब को पाठक मिल पाए बच्चों के रूप में। तो ये भी कहीं ना कहीं नवाचार और इस तरह के प्रयोग जो है हमारे शिक्षकों द्वारा किए जा रहे हैं। एक चर्चा के दौरान हम लोगों ने बात करी थी कि एक पुस्तक लेन देन कार्ड होना चाहिए। जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में आपने देखा होगा कॉलेज लाइब्रेरी में एक आपको कार्ड दिया जाता है। वो कार्ड होता है कि भाई ये आपका व्यक्तिगत कार्ड होगा और इससे आप बुक्स इशू करवाएंगे। ये प्रक्रिया हम लोगों ने उसको नाम दिया है लेंडिंग कार्ड और हिंदी में उसे बोलते हैं पुस्तक लेन देन कार्ड। ये कार्ड हम लोग कक्षा 3 से लेके और 8 या 12 तक जितनी भी स्कूल है हर बच्चे का हम लोग कार्ड बनाने की बात कहते हैं। ये कार्ड बच्चे का व्यक्तिगत होता है और इस कार्ड को बच्चा खुद बनाता है, उसका एक परफॉर्मा होता है
उस परफॉर्मेंस के आधार पर टीचर जो है बोर्ड पे परफॉर्मा बना देता है और बच्चे उस कार्ड को बना लेते हैं। अभी कार्ड बनाने के लिए पेपर्स की जरूरत होती है। तो एक तो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो शादियों के कार्ड होते हैं वो हम लोग शिक्षक साथियों से और बच्चों के माध्यम से मंगवाते हैं। जिनकी शादियां हो गई हैं वो कार्ड जो रखे हुए हैं, उन कार्डों को फिर हम लोग उसके अंदर का जो कार्यक्रम का जो पर्चा होता है उसको निकाल लेते हैं और जो प्लेन सरफेस होती है उस पर वो टेबल बना के हम लोग उसको लैंडिंग कार्ड के रूप में बना लेते हैं, जो लंबे समय तक 12 महीने तक उस बच्चे का वो कार्ड चलता रहता है। अब उस कार्ड में बच्चा क्या करता है कि स्कूल टाइम में जो भी किताब पढ़ेगा पुस्तकालय से लेके, चाहे वो रेसिस में हो, अरेंजमेंट कालांश में हो या पुस्तकालय कालांश में हो, वो उसके अंदर किताब लिखेगा और उस कार्ड को यथास्थान पे निर्धारित स्थान में पुस्तकालय में रख देगा। एंड ऑफ डे जब कभी पीटीएम मीटिंग होती है, अभिभावक शिक्षक बैठक होती है, उसके गार्जियन आते हैं और लाइब्रेरी की विजिट पे आते हैं, तो वो बच्चा अपने उस कार्ड को दिखा सकता है ताकि माता पिता को भी लगेगा कि मेरे बच्चे ने कितनी किताबें पढ़ी। तो एक प्राउड अभिभावक को भी फील होता है और उस बच्चे को भी फील होता है। तो ये नवाचार भी हम लोगों ने किए हैं। ये नवाचार आप पीओ साहिबान अपने पुस्तकालय प्रभारी और अध्यक्ष साथी की मदद से इस तरह के नवाचार कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा बच्चों को लाइब्रेरी की किताबों को एक्सेस करने में। एक जो है ये किताबों का कुछ डिस्प्ले भी आप देख रहे हैं, ये हमारे कोटा के ही एक सरदार जी टीचर हैं जो काफ़ी लाइब्रेरी में काम को लेकर तन्मयता से करते हैं और उन्हीं की एक लाइब्रेरी की छवि है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि उन्होंने किस तरह से एक सुंदर सी लाइब्रेरी बना रखी है अपने बच्चों के और खुद के प्रयासों से। ये कविताएं वो लिखते हैं तो वो बच्चों के कविता पोस्टर भी इस तरह से बनाते हैं। ये स्वामी रंगनाथन साहब जो हमारे पुस्तकालय जनक हैं, उनके 5 लोबी वो लिख रहे हैं और उनका बाकायदा चित्र आपने बनाया सुंदर सा। एक इनिशिएटिव जो है हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने आप लोगों के सभी टीचर साहिबान के सहयोग से जेडी मैडम के द्वारा एक आदेश पिछले साल हम लोगों ने निकलवाया था पूरे संभाग स्तर का, और हम लोगों ने ये आप लोगों से आग्रह किया था कि स्कूल बंद होने से पूर्व हमारे जो ऐसे एसएलसी के जो मजबूत बच्चे हैं या सदस्य हैं जो पूरी जिम्मेदारी से किताबों का लेन देन घर पे उन छुट्टियों में कर सकते हैं, तो उनको 50 से 100 किताबों का सेट आपके द्वारा पिछले साल भी दिया गया था और हम लोग ये प्रयोग इस साल भी करेंगे ताकि बच्चे ग्रीष्म अवकाश के दौरान वो 1.5 महीने का जो एक पूरा लंबा अवधि होता है उसमें वो कहीं ना कहीं घर पे खुद भी किताब पढ़ सकें, अपने जो सहपाठी होते हैं उनके साथ भी किताबों का लेन देन कर सकें, और जो प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ भी किताबों का लेन देन कर लें। और पिछले बार तो ये भी देखा गया कि बच्चों ने तो किताबें पढ़ी, बल्कि आसपास जो समुदाय के लोग जो हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने भी किताबों का बड़ा आनंद लिया। और मैं बखानी के एक स्कूल में विजिट पे गया अंजू मैडम, तो मैंने पाया कि बच्चों ने कम से कम 250 किताबें जो हैं लेन देन उस वक्त पूरे गर्मी के छुट्टियों के दरमियान किया था। तो ये कहीं ना कहीं ये उपलब्धि जो है बच्चों के द्वारा ग्रीष्म अवकाश के दौरान की गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि बच्चों ने ऑनरशिप के साथ कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर भी होम लाइब्रेरी के रूप में पुस्तकालय को पढ़ना और पढ़ने के लिए देना समुदाय में जारी रखा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने पूरी लगन के साथ जो है, आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि टीचर्स किताबें इशू कर रही हैं। 2 पिक्चर्स में तो आप इशू करते हुए देख रहे हैं। एक में बच्चों ने किताबें अपने घर के अंदर ही डिस्प्ले कर रखी है डोरी के माध्यम से, और इसमें भी आप देख रहे हैं एक टीचर ने तो जूट डिस्प्ले ही दे दिया कि भाई ये भी ले जाओ वहां पे टांग देना। तो इस तरह के प्रयोग हमारे शिक्षक साथियों ने बड़ी हिम्मत के साथ किए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप लोग बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक कुछ बातें जो हैं, बुनियादी बातें हैं जो हम लोग आपके सामने एक अपील के रूप में रखना चाहेंगे, एक निवेदन के रूप में रखना चाहेंगे कि पुस्तकालय के सफल संचालन के लिए ये कुछ 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं कि एक तो प्रत्येक कक्षा का सप्ताह में एक कालांश तो होना ही चाहिए। तो जो भी पीओ साहिबान मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है
कि कम से कम प्राथमिक स्तर के जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं, जिनको अगर उनमें पढ़ने की आदत वास्तव में आपको विकसित करनी है, तो शुरुआती स्तर से ही आपको कहीं ना कहीं किताबें देना आरंभ करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सप्ताह में एक कालांश तो आपके विद्यालय की समय सारणी में देना सुनिश्चित करना ही होगा, तब जाके हम लोग उस आदत को बना पाएंगे। सारांश देने से लाइब्रेरियन भी जुड़ा रहता है बच्चे, बिल्कुल हर क्लास से जुड़ जाएंगे उससे। बिल्कुल सर अरेंजमेंट भी दिया जा सकता है, हाँ, अरेंजमेंट हाँ। पीरियड मुख्य रूप से लाइब्रेरियन को दिया जाए। यही काम बिल्कुल। कर सकते हैं। तो उसमें ये प्राथमिकता जो है बच्चों को दी जाए, और खासकर प्राथमिक स्तर के बच्चों को तो विशेष प्राथमिकता दी जाए। साथ ही यदि पुस्तकालय कक्ष ना हो तो रीडिंग कॉर्नर तो आप बनाएं, और किताबें आप इस तरह से रखें ताकि बच्चे आराम से ले सकें और रख पाएं, उनकी बच्चों की पहुंच में सुनिश्चितता हो। साथ ही इस कॉर्नर में बच्चों को अपनी रचनात्मक गतिविधियों को करने का भी मौका दें। आप किताब पढ़ने के साथ साथ बच्चों को लिखने के लिए भी प्रेरित करें कि आप स्वरचना कुछ लिखिए, स्वरचित कहानी लिखिए, कविता लिखिए, अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस लिखिए। तो ये अगर लिखना आरंभ होगा तो बच्चा जो पढ़ रहा है या उसके मन में जो विचार चल रहा है वो कहीं ना कहीं समझ के साथ लेखन के रूप में भी उकर के आएगा, और वो लेखन में भी उसकी दक्षताएं और उसका कौशल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, और वो अच्छे से लिखने भी लगेगा। ये एक बात इसमें बहुत जरूरी है कि पुस्तकालय प्रतिदिन खुले, स्कूल खुलने के साथ खुले और स्कूल बंद होने के साथ ही वो बंद हो, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बच्चे उसका लाभ ले पाएंगे। प्रभारी शिक्षक पुस्तकों का स्तरीयकरण करके भी रखें कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए अमुक किताबें हैं, कक्षा 1 से 2 के लिए ये चित्रात्मक किताबें हैं, कक्षा 3 से 5 के लिए हैं, और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए ये किताबें हैं। तो स्तरीयकरण होगा तो बच्चों को किताबें लेने में बहुत ही आसानी बनी रहेगी, उससे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही पुस्तकालय की गतिविधियां निरंतर रूप से आप करें। छोटे बच्चों को आप कहानी पढ़ के सुनाएं, कविता पढ़ के सुनाएं, साथ ही जोड़ी में पठन की गतिविधि करें, साझा पठन गतिविधि करें, रीड अलाउड की गतिविधि करें, और कहीं ना कहीं लेखन से जुड़ी हुई गतिविधियां भी निरंतर रूप से करते रहें। और साथ ही प्रातःकालीन जो हमारी प्रार्थना सत्र होता है उसमें बारी बारी से जो बच्चे किताब लेके जा रहे हैं कहानियों की, उनको वहां पे प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में प्रस्तुतिकरण देने का अवसर प्रदान निश्चित रूप से आप करें, ताकि बच्चे बड़े समूह में अपनी बात कहना भी सीखेंगे और बात रखने का कौशल भी बच्चों में डेवलप होगा। और साथ ही जो भी उत्सव आते हैं हमारे, और हम लोग 2nd और 4th सैटरडे को जो नोबेक डे मनाते हैं, उसमें भी आप बच्चों को ये गतिविधियां निश्चित रूप से करवाएं, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पुस्तकालय और पुस्तकालय किताबों से जुड़े रहें। ये कुछ प्रयास जो हैं उसमें भी आप देख रहे हैं, जो अब तक की जो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं उसी की ही कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये एक पीपीटी के रूप में चीज तैयार करी है। साथ ही इसमें कुछ आपकी भूमिकाएं हैं संस्था प्रधान की जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पुनः वही बात रखी गई है कि आप एज ए पीओ, एज ए लीडर जो है आप हैं, आप बच्चों को पुस्तकालय का कालांश जरूर से आप आवंटित करें विद्यालय की समय सारणी में। पुस्तकालय संचालन के लिए प्रभारी या फुल टाइम जो लाइब्रेरियन है उनसे आप रेगुलर बातचीत करें। किसी तरह की कोई समस्या अगर लाइब्रेरी में आ रही है तो उसका निराकरण भी आप करें। साथ ही जब भी कोई लाइब्रेरी का प्रशिक्षण होता है, चाहे वो टाटा की तरफ से आयोजित हो या समसा के द्वारा आयोजित हो या डाइट के द्वारा आयोजित हो, आप निश्चित तौर पे उसको वहाँ पे आप भेजें, ताकि वो प्रशिक्षण में जो नई बातें सिखाई जा रही है उनको ले पाएं और अपने विद्यालय के पुस्तकालय में योगदान दे पाएं। साथ ही पुस्तकालय के लिए जो भी कोई भामाशाह या सरकार के द्वारा जो भी फंड आता हो, उसको अपनी लाइब्रेरी की प्राथमिक आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए आप उसका निवारण करें, उसे खर्च करें, ताकि आपके पुस्तकालय में और नई सामग्री या नई पुस्तकें या नई सामग्री आ पाए। साथ ही विद्यालय में SLC, LMC का गठन करें, उनकी प्रतिमा बैठक आप सुनिश्चित करें, जो भी आप तय करते हैं, ताकि उसमें पुस्तकालय कोई समीक्षा अनिवार्य रूप से आप करते रहें। पुस्तकालय की मासिक जो भी आप मासिक बैठकें करते हो उसके अंदर पुस्तकालय की समीक्षा का बिंदु अनिवार्य रूप से रखें, तभी कहीं ना कहीं ये रेगुलर वे के अंदर जुड़ पाएगा।
साथ ही नो डे होता है, आपकी बाल सभाएं होती है, होना निश्चित तौर से वहां लगवाएं। कोई जयंती आ रही है तो उसमें महापुरुषों से जुड़ी हुई किताबें लगें। लोगों का नियमित रूप से लेन देन करना आप सुनिश्चित करवाएं। बहुत जगह मैंने ये भी देखा है कि छोटे बच्चों को तो किताबें लगभग नहीं दी जाती और कक्षा 6 से लेके और बड़े बच्चों को दी जाती है, तो छोटे बच्चों को भी आप देना आरंभ करें ताकि वो भी किताबों से और पुस्तकालय से जुड़ पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत उन बच्चों को है। पुस्तकालय में समुदाय की भागीदारी भी आप सुनिश्चित करें। जब भी शिक्षक अभिभावक बैठक होती है, आप अपनी लाइब्रेरी का विजिट उन अभिभावकों को कराएं और उनको भी प्रेरित करें कि आपको अगर कोई किताब पसंद आ रही है तो या तो आप खुद आके इशू करके ले जाएं या अपने बच्चे के मार्फत भी उस किताब को पढ़ने के लिए मंगवा सकते हैं। तो इस तरह की पहल भी आप करें, और जब आपकी इस तरह की पहल समुदाय तक पहुंचेगी तो समुदाय भी कहीं ना कहीं हमारे इस परमार्थ के काम में जुड़ेगा। हम समय पे जो भी कोई सहयोग होगा तो वो समुदाय के लोग भी आपका कर रहे होंगे। जो भी है, साथ ही प्रतिवर्ष पुस्तकालय की किताबों का भौतिक सत्यापन आप आवश्यक रूप से करवाएं। जब भी सेशन एंड हो रहा हो उस दरमियान एसएलसी के बच्चों के सहयोग से पुस्तकालय प्रभारी या अध्यक्ष साथी जो है प्रतिवर्ष अपने पुस्तकालय की किताबों का भौतिक सत्यापन कर जो किताबें उपयोग के दौरान कट-फट गई हैं उनको निश्चित तौर पे आप उनको खारिज जरूर से करवाएं, क्योंकि अब तो खारिज करने वाली प्रक्रिया जो है इतनी सरल हो गई है कि हर पीओ जो है प्रतिवर्ष कम से कम 3,000 रुपए तक की किताबें जो है खारिज करने का अधिकार उनके अधिकार क्षेत्र में है। अब खारिज करने की प्रक्रिया कैसे है, कैसे करवाई जाती है, उसका क्या एक प्रोसेस है, उसके लिए अंजू मैडम जो है आपको विस्तार से बतलाएंगे। थैंक यू सर। सर ने अभी बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और विद्यालय में पुस्तकालय को एक हृदय माना जाता है विद्यालय का, तो इसी को ध्यान में रखते हुए और आज ये वेबिनार आयोजित हो रही है कि पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग हो, पुस्तकें बच्चों तक उनकी पहुंच तक रहे। अब उनको हमें कैसे व्यवस्थित रखना है, या उनको जैसे कुछ पुस्तकें लगातार उपयोग में आने से जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, कट-फट जाती हैं, तो उनके लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत एक प्रक्रिया है कि हमारे पीओ सर को 3,000 रुपए तक की पुस्तकें खारिज करने की शक्ति प्रदान की गई है, और अगर 3,000 से ज़्यादा राशि की है तो फिर वो सीबीओ के स्तर पे होती है। तो हमारे हर वर्ष यह है कि 3,000 तक की पुस्तकें हम खारिज करवा सकते हैं। तो उसके जो प्रक्रिया है वो 7 चरणों में निर्धारित है। उसका पहला चरण है वार्षिक भौतिक सत्यापन। प्रतिवर्ष मार्च या अप्रैल जब सेशन एंड होता है उसी समय भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। तो सभी स्कूलों में होता है भौतिक सत्यापन, तो उसमें वास्तविक भौतिक सत्यापन होना चाहिए कि उससे क्या है, हर लाइब्रेरियन है या जो भी प्रभारी है पुस्तकालय का, वो सारी किताबों को देखे कि मेरे यहाँ पर कौन सी पुस्तक अच्छी है और कौन सी ऐसी है कि वो या तो पाठ्यक्रम से बाहर है या फिर वो कट-फट गई है या अनुपयोगी हो रही है। तो ऐसे पुस्तकों को वो अलग छांट करके सत्यापन करते समय अलग रख लें। अब जैसे ही उन पुस्तकों को हमने अलग रखा तो उनकी एक सूची बना दी जाए, उन सभी अनुपयोगी पुस्तकों की एक सूची बना करके और उसे रख दें। इसके बाद तृतीय चरण में आता है सर्वे कमेटी। जब हमने पुस्तकें छांट ली कि इतनी पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में अनुपयोगी है, तो फिर एक सर्वे कमेटी बनाई जाती है जो कि देखेगी उन पुस्तकों को कि वास्तव में ये पुस्तकें अनुपयोगी है या काम में आने लायक नहीं है। चौथा चरण है इसका सर्वे रिपोर्ट्स। अब कमेटी जब निश्चित कर लेती है कि हाँ ये पुस्तकें खारिज योग्य है, तो उसके बाद में SR 5 और SR 6 सर्वे रिपोर्ट, ये परिमापक सूचियाँ आती है, वो बाजार में मिल जाती है प्रिंटेड। तो उन सर्वे रिपोर्ट में सभी पुस्तकों की सूची बना दी जाती है। उसमें सारे कॉलम्स बने हुए होते हैं, पुस्तक का क्रमांक, जो परिग्रहण क्रमांक है हमारा वो परिग्रहण क्रमांक लिखा होता है,
उसका क्रय मूल्य लिखा होता है, उसका क्रय वर्ष लिखा होता है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है कि कैसी ये बिल्कुल फटी हुई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो इस तरह से सारा उसके जो कॉलम्स हैं उनकी हमें पूर्ति करके और सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट के बाद वो उसकी अनुशंसा की जाती है। मतलब वो सर्वे रिपोर्ट हम प्रधानाचार्य जी के सामने रखेंगे तो वहाँ पर जो कमेटी में 3 सदस्य होते हैं, राजपत्रित अधिकारी, 3 राजपत्रित अधिकारी, संस्था प्रधान और लाइब्रेरियन, ये 5 जनों के साइन उसमें होते हैं और फिर उसको खारिज योग्य कर दिया जाता है। इसके बाद में खारिज जब वो कर देते हैं उन सबके साइन होने के बाद, तो फिर उससे हम उस लिस्ट को जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें उनको एक्सेशन रजिस्टर जो होता है परिग्रहण पंजिका, उस परिग्रहण पंजिका में उस पुस्तक के लास्ट में निस्तारण एक लिखा होता है लास्ट वाले कॉलम में रजिस्टर में, तो वहां पर उस पर आदेश क्रमांक सहित लिखा जाता है, पूरा लाल पेन से उस पर लाइन करके, और वहां लिखा जाता है कि इसके अनुसार, इस आदेश क्रमांक के अनुसार पुस्तक खारिज की गई है और वहां पर पुस्तकालय अध्यक्ष के साइन होते हैं। फिर उसको वेरीफाई करने के लिए प्रधानाचार्य जी के भी साइन होते हैं। इस तरह से पुस्तक वो फिर लाइब्रेरी से खारिज मानी जाती है। और जब वो खारिज हो जाती है तो वो जो उसकी परिमापक सूची बनाई है उस सूची की उसकी जितनी भी पुस्तकें हैं उनकी मेन राशि लिखी होती है नीचे, तो कुल राशि को उसको सरकारी खाते में ही उसे जमा किया जाता है। वो नीलामी द्वारा हो रहा है या नष्ट किया जाए, कुछ पुस्तकें ऐसी होती है कि बिल्कुल नीलामी जैसी स्थिति में नहीं है, पेज अलग अलग हो रहे हैं, तो फिर उनको तो नष्ट करके कर दिया जाता है या फिर नीलामी द्वारा उनको वही 3 जनों के टेंडर लेके और जिस भी रद्दी वाले को किसी को निस्तारण के लिए नीलामी के लिए दिया जाता है और उनसे जो रसीद आती है उसको सरकारी खाते में जमा करवा दिया जाता है। इस तरह से ये पुस्तकों का खारिज का जो अपना प्रक्रिया है वो पूरी होती है। और कुछ पुस्तकें ऐसी होती है जो चोरी हो जाती है या गुम हो जाने की वजह से, तो उन पुस्तकों को 3000 की जो ये पुस्तकें खारिज की जाती है उस सूची में शामिल नहीं किया जाता, उसके लिए अलग से प्रोसीजर होता है। दूसरी बात है कि रजिस्टर में जब हम खारिज पुस्तकों के नोट डालते हैं तो वो तो हमारी जो लिस्ट है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार डाला गया है, लेकिन अगर ऐसे चाहे जैसे ही कोई कटाई छटाई वो हमारी पुस्तकालय का जो परिग्रहण पंजिका है उसमें नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह के बिना आदेश के कोई भी कटाई छटाई नहीं होनी चाहिए। ये एक खारिज वाली प्रक्रिया है। और जब ये पुस्तकें एक्सेशन रजिस्टर से बाहर कर दी जाती है तो फिर उनको कुल पुस्तकों में उनको ऐड नहीं करके उनको माइनस कर दिया जाता है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और सावधानियां हैं खारिज कराने की। जो शर्तें हैं वो है कि एक तो 3000 से अधिक की सीमा में नहीं होनी चाहिए, पीओ स्तर पे करना है तो 3000 रुपये तक की राशि की ही पुस्तकें खारिज कर सकते हैं। सर्वे कमेटी द्वारा ही किताबों का निरीक्षण किया जाए कि वास्तव में ये खारिज योग्य हैं, कटी फटी हैं या उपयोग में नहीं आ रही हैं, या कुछ पुस्तकें ऐसी होती है कि वर्षों से हमारे लाइब्रेरी में है और उनका पाठ्यक्रम चेंज हो गया है तो वो उपयोग में नहीं आ रही है, इसलिए उनको भी हम खारिज में डाल सकते हैं। एसआर फॉर्म 5 व एसआर फॉर्म 6 ये जरूरी है इसके लिए, तभी पुस्तकें खारिज करवाएं। और वही जो मैंने अभी बताया था कि जो भी किताबें खारिज हुई उनकी बिक्री की राशि को सरकारी खाते में ही जमा करें, कोई भी पर्सनल खाते में उनको जमा नहीं कर सकते हैं। रजिस्टर में जब नोट डाले तो वही आदेश क्रमांक और उसकी दिनांक भी दर्ज होनी जरूरी है। और जो परिमापक सूची बनाई है लास्ट में उसे अपनी फाइल में सुरक्षित रखें। पुस्तकालय में भी उसकी एक कॉपी रहती है और एक कॉपी कार्यालय में जमा कर सुरक्षित रखनी होती है। ये खारिज वाली प्रोसीजर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजू मैम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि अधिकतर तो हमारे पुस्तकालय इसी
कश्मकश में नहीं चल पाते कि किताबें अगर कट फट गई तो उनको राइट ऑफ कैसे करवाएंगे, खारिज कैसे करवाएंगे। तो ये बड़ा सरल प्रक्रिया है, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। ये सब पीओ साहिबान के अधिकार क्षेत्र में है, बहुत सरलता के साथ वो किया जा सकता है। आप जो पुस्तकालय प्रभारी जो ट्रेनिंग्स में हमारे पास आते हैं, हम लोगों ने उनको बड़े विस्तार से और उसको एक दस्तावेज के रूप में भी जिन पुस्तकालय अध्यक्ष ने पूर्व में करवाया उसको भी हम लोगों ने दिया है। तो आप उनकी मदद करें, बस आपका तो यही है कि भाई करवानी है तो आप चलिए करवाते हैं, आप कैसे करेंगे, तो आप मदद जरूर उनकी करें ताकि ये स्मूथली प्रक्रिया जो है स्कूल में हो सके और हमारे लाइब्रेरी जो है वो अच्छे से चल सके। तो अभी आज की मुझे लगता है कि काफ़ी चर्चा हम लोगों ने करी और एसएलसी के इर्द गिर्द और पुस्तकालय में आपकी भूमिका को लेकर हम लोगों ने पूरी बातचीत करी है। तो मेरा तो आपसे विशेष निवेदन है कि अभी सत्र शुरू हुआ है और इस सत्र की शुरुआत में आप निश्चित तौर पे लाइब्रेरी में एसएलसी का आप गठन कर लें और एसएलसी का गठन करके उनकी जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दें और इस एसएलसी के गठन के साथ ही बच्चों का पुस्तकालय संचालन और प्रबंधन में आप सहयोग लें ताकि ये बच्चे हमारे सहभागी बनते हुए हमारे विद्यालय के पुस्तकालय को बहुत अच्छे से पुस्तकालय प्रभारी और अध्यक्ष के साथ मिलकर संचालित कर पाए और हम हमारे विद्यालय के पुस्तकालय को बेहतर और शानदार बना सकें। और जब ये चीज़ें हो रही होंगी और बच्चों में जब बच्चे किताबों से और लाइब्रेरी से बच्चे जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे मैं यकीनन ये कहता हूँ कि विद्यालय के वातावरण में, बच्चों के व्यवहार में, उनके अभिव्यक्ति कौशल में तमाम तरह में आप बदलाव निश्चित तौर पे देख पाएंगे। और जो एक बड़ी मुश्किल जो हम लोग लेके चल रहे हैं बड़े समय से, अरसे से जो फेस कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ने के साथ नहीं समझ पा रहे, आप यकीनन जब इन किताबों से बच्चे जुड़ेंगे तो पढ़ने के कौशल का निश्चित तौर पे न सिर्फ आदत विकसित होगी बल्कि पढ़ने के साथ समझने का कौशल भी बच्चों में अर्जित होता चला जाएगा। तो आप निश्चित तौर पे आज की इस पूरी बातचीत को गंभीरता से लेते हुए आप अपने पुस्तकालय में जो बातें बताई गई हैं उनको शामिल करेंगे और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम सब लोग मिलके आपके सहयोगी के रूप में सदैव आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अब आगे की चर्चा के लिए मैं मैम से कहूँगा कि आप आगे बढ़ाएं। आज शिक्षा विभाग व सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस टाटा ट्रस्ट के राकेश जी पवार जो हमारी मैनेजमेंट टीम के सदस्य रहे हैं, आज की राकेश जी पवार, उनके सहसाथी पवन सुथार, पुस्तकालय अध्यक्ष अंजू चौरसिया, हमारे संस्थान की व्याख्याता सीमा चौरसिया द्वारा आपने इतनी अद्भुत, सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण पुस्तकालय संवर्धन एवं विद्यार्थी परिषद, साथ ही किस प्रकार हमारे विद्यालय में पुस्तकों का जो अनुपयोगी पुस्तकें हैं उनका किस प्रकार हमें निराकरण करना है, निस्तारण करना है, उस पर एक बहुत ही अच्छा वेबिनार आपने वर्चुअल मोड पर प्राप्त किया। साथ ही मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगी कि सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के हमारे राकेश जी पवार हमारे जिले में 100 से अधिक विद्यालयों पर कार्य कर रहे हैं। उन विद्यालयों में उनकी पीपीटी के माध्यम से आपको उन्होंने विद्यालयों के नाम और उनके फोटोज भी वेबिनार में प्रदर्शित किए हैं। इसमें हमारे जो 100 विद्यालय उनमें ब्लॉक खानपुर, बकानी, अकलेरा व झालरापाटन में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वृंदावन, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बकानी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ठुंगनी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाला जूना पानी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बजाज खाना, गोविंदपुरा, गिरधरपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवनगर, रमजानपुरा अकलेरा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव। इस प्रकार इन समस्त विद्यालयों के पुस्तकालय प्रभारियों के साथ इन्होंने संवाद किया और वहां जाकर पुस्तकालय संवर्धन किया। उनको ये बात बताई कि हमें कैसे हमारे विद्यालयों को एक मॉडल पुस्तकालय विद्यालय के रूप में भी विकसित करना है, जिससे हमारे विद्यालयों का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि पुस्तकें ही एक विद्यार्थी का और एक व्यक्ति का सच्चा मित्र होती है। अगर ये बात हमारे विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आ जाएगी तो वो इस मोबाइल से बहुत दूर रहेगा। जो हम उसे घर पे बताते हैं कि मोबाइल को मत देखो, क्योंकि पढ़ने की आदत जब ही विकसित होगी जब हमारे पास पुस्तकें होगी। तो पुस्तकालय संवर्धन पर आज मेरी टीम ने आपको बहुत अच्छा
प्रशिक्षण प्रदान किया। हमारी प्रधानाचार्य मैडम आज अति व्यस्त कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण प्रशिक्षण में उनका आना संभव नहीं हो सका, और आगे से भी इस प्रकार के आप प्रशिक्षण प्राप्त करें जिसमें आप वर्चुअल माध्यम में आप भारी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन तो आप 40, 41, 45 रूप में प्राप्त करेंगे, किंतु इस मोड पर आप बहुत प्रशिक्षण का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।